शुरुआत वहीं से होती है जहाँ हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म हुआ था। चलिए शुरू करते हैं। जिया के भेजे हुए सारा खाद्य भंडार वहां पर पहुंच जाता है और फिर राजकुमार शैन सभी को वो दिखाते हैं, जिससे सारी प्रजा खुश हो जाती है और वो भगवान की जय जयकार करते हैं और कहते हैं कि सच में भगवान ने हमारे लिए सब कुछ भेजा है। और वो लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे कि अब वो भूखे नहीं मरेंगे। वहीं राजकुमार शैन सभी को आश्वासन देते हैं कि इस मुश्किल घड़ी में हमें सबको साथ में मिलकर रहना चाहिए और एक ना एक दिन हम इस विपदा का हल निकाल ही लेंगे। और फिर वो सभी लोगों में खाना बांटने लगते हैं। वहीं जनरल फू राजकुमार के पास आता है और वो कहता है कि इतने भंडार में हमारा कुछ नहीं होगा, सब कुछ खत्म हो रहा है जल्द से जल्द। कि तभी देखते हैं कि बर्तन में से अब और भी खाद्य भंडार निकलने लगता है, जिसे देखकर सभी लोग खुश होते हैं और कहते हैं कि भगवान हम पर बहुत ज्यादा कृपा कर रहे हैं। कि तभी वहां से एक मुरब्बे का डब्बा निकलता है और राजकुमार को वो दिखाते हैं कि ये तो कुछ अलग है। और फिर सभी लोग उसे देखते हैं कि तभी कहते हैं कि ये सब सामान तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, हमने ऐसा सामान यहाँ पर कभी नहीं देखा। और फिर वो भगवान की पूजा करने लग जाते हैं और उन्हें धन्यवाद करने लगते हैं। कि तभी बर्तन में से आवाज आती है तो शैन जल्दी से बर्तन के पास अपना कान लगाता है। वही बर्तन से दूसरी तरफ जिया बोल रही थी, जिसे सुनकर राजकुमार के चेहरे का रंग एकदम फीका पड़ जाता है, क्योंकि वो उसका नाम लेकर उसकी आइडेंटिटी उसे बता रही थी, जिससे वो अपना हाथ जोड़ लेता है। और वहीं देखते हैं कि राजकुमार हमेशा ही बर्तन के पास बैठा वहां पर भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि भगवान उसकी सारी समस्याओं का हल दे। वहीं दूसरी तरफ जिया राजकुमार की एक मूर्ति बनाकर पेंट कर रही थी, क्योंकि वो जानना चाहती थी कि आखिर राजकुमार कैसा दिखता है। वो यही सोचकर उसने उसकी एक मूर्ति पेंट की थी। और वहीं दूसरी तरफ राजकुमार बस प्रार्थना कर रहा था कि तभी जनरल फू उसके पास आते हैं और कहते हैं कि राजकुमार आपको भी कुछ खा पी लेना चाहिए, आप हमेशा ही यहाँ पर अगर बैठे रहें तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। लेकिन राजकुमार कहते हैं कि नहीं, मैं भगवान की प्रार्थना करना चाहता हूँ ताकि इस समस्या से जल्द छुटकारा मिल सके। वहीं जिया एक बार फिर से बर्तन से अपनी बातें करने लगती है और वहीं दूसरी तरफ शैन भी बर्तन के पास ही होता है, जिससे उसकी आवाज उसे सुनाई देने लगती है। और जिया उससे बोलती है कि तुम्हें सारा सामान मिल गया है ना, और कौन कौन सी समस्या वो देखने लगती है बुक में कि आगे कहानी में क्या होने वाला है। इसीलिए वो उसे बताती है कि आगे जो तुम्हारे यहाँ पे भुखमरी की समस्या चल रही है वो वहाँ पे शकरगंजी से वो पूरी हो सकती है, क्योंकि शकरगंजी 2 महीनों में होता है और तुम्हें इसी से उन सभी को बताना है और उन लोगों को गाने के लिए कहना चाहिए। वहीं सभी लोग अभी भी परेशान थे, क्योंकि जितना वहाँ पर सामान आया था उतने में सभी लोगों का गुजारा ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होगा। तो राजकुमार उसके पास आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, भगवान हमारी प्रार्थना को जरूर स्वीकार करेंगे और हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। तभी वहाँ बर्तन में से और भी बहुत सारा सामान आने लगता है, जिसे देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। और अब तो पानी होने की बोतलें भी आ रही थी। वहीं जिया टंग टंग के साथ खेल रही थी कि तभी बर्तन में एक सोने का टुकड़ा आता है, जो जिया बर्तन लेकर वहाँ पर सामान के पास जाती है और कहती है कि इन्हें अभी लगता है कि और भी सामान की जरूरत है। और फिर सारा सामान वहाँ पर दोबारा से भेज देती है और वहाँ पर इतना सारा सामान का देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं कि भगवान ने हम पर कितनी ज्यादा कृपा की है, इस बार तो उन्होंने हम पे बहुत सारा सामान दिया है। और वो लोग भगवान की जय जयकार करने लगते हैं। वहीं राजकुमार शैन कहते हैं शकरगंजी उठाकर कि हमें भगवान का आदेश है कि हमें ये शकरगंजी उगानी चाहिए और ये 2 महीने में होती है, जिसकी वजह से ये रेत वाले स्थान पर भी अच्छे से हो जाते हैं। और अभी हमारे यहाँ पे भुखमरी का समय चल रहा है, जिससे सभी लोग खुश हो जाते हैं और राजकुमार की बात मान जाते हैं। वहीं सेनापति फू कहते हैं कि भगवान ने हमारे लिए इतना अच्छी योजना बनाई है तो हमें उनकी बातों को मानना चाहिए। वहीं सभी लोग इस बात के लिए राजी थे, क्योंकि कुछ समय के लिए उनके पास खाने के लिए पर्याप्त खाना था और सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे और भगवान को धन्यवाद कर रहे थे। वहीं राजकुमार सभी लोगों को खुश देखकर बहुत ज्यादा खुश था कि आखिरकार धीरे धीरे कर यहाँ की समस्या खत्म होती जा रही थी। वहीं राजकुमार को भी खुशी हो रही थी कि भगवान ने उसकी इतनी मदद की है और भगवान को धन्यवाद करना चाहता था। लेकिन उसके पास और भी बहुत सारी समस्या थी, जिसमें सबसे बड़ा अभी युद्ध चल रहा था वो, और उसके पास हथियारों की भी कमी आ गई थी। जनरल फू राजकुमार के पास आते हैं और तभी राजकुमार उसे कुछ ज्वेलरी और गहने इकट्ठा करने के लिए कहता है कि इसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, हमें भगवान को अर्पण करना होगा। वहीं हम दूसरी तरफ जिया को देखते हैं जो अपना काम कर रही थी कि तभी उसकी आंटी का कॉल आता है और वो उससे ब्लाइंड डेट के लिए कहती है। तो जिया उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि मैं कोई उस बुढ़े के साथ ब्लाइंड डेट पे नहीं जाऊंगी, और फिर वो फोन काट देती है और वो मूर्ति को देखकर बातें करने लगती है। कि तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं 16वीं शताब्दी में, जहाँ युद्ध चल रहा था और राजकुमार ने कई सारे अपने दुश्मनों को मार गिराया था। और वहीं सेनापति जी कहते हैं कि अभी ये लोग धीरे धीरे करके और भी आते जाएंगे, क्योंकि ये घुसपैठिए अभी आधे भी नहीं आए हैं। और वहीं हम जिया को देखते हैं जिसके पास डिलीवरी बॉय आया था और कह रहा था कि मैडम जो आपने ग्रोसरी का सामान लिया था उसकी पेमेंट कर दीजिए। कि तभी वो ब्लाइंड डेट वाला बुढ़ा भी आ जाता है और वो जिया को कहता है कि तुम्हें मैं याद हूँ ना, मैं तुम्हारा ब्लाइंड डेट, तुम्हारे माँ बाप ने मेरे साथ तुम्हारी शादी फिक्स की थी, तो बताओ कब कर रही हो मुझसे शादी। तो जिया उसे देखकर कहती है कि मैं तुमसे कोई शादी नहीं करूंगी, पहले जाके अपनी उम्र देख, मैं तेरी बेटी की उम्र की हूँ, तू पागल है क्या। तो वो बुढ़ा उस पर गुस्सा करता है और कहता है तुझे मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। तभी वो डिलीवरी बॉय कहता है अरे आप लोग बाद में लड़ाई कर लीजिएगा, मेरा पेमेंट पहले कर दीजिए, मुझे और भी सामान पार्सल करना है। तो तभी वो बुढ़ा कहता है कि लाओ मैं तुम्हारा पेमेंट कर देता हूँ, कितना पेमेंट है। लेकिन 3 मिलियन सुनकर तो वो एकदम से पीछे हो जाता है। वही टैंग टैंग भी आकर उसे भगाने लगता है। वहीं जिया जब घर में आती है तो देखते है कि बर्तन में और भी ज्यादा
एंटीफिक्स और महंगी चीजें कीमती थी, जिसे देखकर जिया खुश हो जाती है और वो अंकल के पास उन सामान को लेकर आ जाती है। उन्हें वो सामान दिखाती है जिसे देखकर अंकल खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने के लिए मंगाता हूँ। और फिर वो सामान को देखने लगते हैं बड़े ही ध्यान से और कहते हैं कि तुम्हारे पास सच में इतनी कीमती कीमती चीजें हैं। तो वो बोलते हैं कि मैं इसका अच्छा प्राइस नहीं दे पाऊंगा, इसका अच्छा प्राइस ना जल्द ही एक एंटीफिक्स का बहुत बड़ा समारोह होगा, वहीं पे तुम्हें इसकी अच्छी कीमत मिलेगी। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं युद्ध के दौरान राजकुमार थोड़ा घायल हो गया था और वो थोड़ा बीमार लग रहा था कि तभी उसके पास साव भागते हुए आता है और बताता है कि कुछ घुसपैठिए चोरी छुपे अंदर घुस गए हैं, जिससे राजकुमार वहाँ चला जाता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं जिया उस बुक को देख रही थी जो अंकल ने उसे दी थी और उसमें उन सामान के बारे में और राजकुमार के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ था। और फिर अंकल उसे राजकुमार के बारे में बताते हैं कि वो कितना ज्यादा बहादुर और अच्छा इंसान था और फिर उसे एक लिफाफा देते हैं। तो जिया कहते हैं ये लिफाफा मेरे लिए है? तो अंकल कहते हैं हाँ तुम्हारे लिए ही है। और फिर जिया घर आ जाती है और वहीं बर्तन से रोशनी निकलती है, जहां हम देख पाते हैं कि एक लेटर आया हुआ था। कि वहीं हम देखते हैं राजकुमार की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी और दवाई भी सही तरह की नहीं थी यहाँ पर उन लोगों के पास, इस वजह से उसका इलाज भी ढंग से नहीं हो पा रहा था और उसकी तबीयत और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। कि तभी जनरल फू कहते हैं कि हमें भगवान से मदद मांगनी चाहिए और आपके लिए दवा का वो करना चाहिए प्रबंध। तो राजकुमार उसे डांटते हुए कहता है कि हमने भगवान से वैसे भी बहुत हेल्प मांग ली है, अब हमें और नहीं मांगनी चाहिए। और वैसे भी अभी हमें पहले उन घुसपैठियों को देखना है। लेकिन तभी सेनापति बताते हैं कि हमने पहले ही उन्हें कई सारे लेटर लिखकर भेज दिए हैं, जिससे राजकुमार उन पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुमने मुझसे बिना पूछे ऐसा क्यों किया। और फिर भगवान से माफी मांगता है कि तभी वहाँ एकदम से बेहोश हो जाता है। और वहीं हम देखते हैं कि जिया घर वापस आ गई थी और जब वो जैसे ही घर के अंदर एंट्री करती है और वो बहुत सारे लेटर्स देखती है जिसके साथ ढेर सारा सोना भी था। लेटर्स में लिखा था कि राजकुमार की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है और दवाई का अभाव होने की वजह से उनका इलाज भी अच्छे से नहीं हो पा रहा है। जिया बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो बर्तन में आवाज देने लगती है कि तभी वो बुक पढ़ती है और बुक में लिखा हुआ था कि वहाँ की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है भूखमरी की वजह से और लोग अपने बच्चों को अपना ही खून पिलाकर जिंदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चों की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। और फिर जिया फोन में सर्च करके दवाइयों के बारे में देखती है। वहीं दूसरी तरफ राजकुमार की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। राज वैद्य भी कहते हैं कि हमारे पास दवाइयों नहीं है और जल्द से जल्द उसका प्रबंध नहीं हुआ तो राजकुमार की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी और फिर राजकुमार को बचाना मुश्किल हो जाएगा। वहीं राजकुमार को सेनापति उठाकर अपने साथ बर्तन के पास ले आते हैं और वहीं राजकुमार कहते हैं कि हमें भगवान से माफी मांगनी चाहिए। और फिर वो जैसे ही बर्तन के पास प्रार्थना करने के लिए आते हैं उनकी तबीयत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। वो ऐसे चल भी नहीं पा रहे थे, लेकिन बड़ी ही मुश्किल से वो अपना हाथ जोड़ते हैं भगवान से माफी मांगने के लिए, इसकी तभी उनकी तबीयत खराब होने लगती है और उससे कि मुंह से खून आने लगता है और वो बेचारा वहीं पर गिर जाता है। और वो भगवान से कहता है कि हमें माफ कर दीजिए, हमने आपसे कुछ ज्यादा ही मांग कर ली है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। कि तभी राजकुमार की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। वहीं बर्तन में से आवाज आने लगती है। जिया बहुत ज्यादा रो रही थी और राजकुमार का नाम ले रही थी कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी और जल्द ही मैं तुम्हारे लिए दवाइयाँ भी भेज दूंगी, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे, अपना थोड़ा ध्यान रखना, मैं जल्द ही तुम्हें दवाई भेज दूंगी। और वो बहुत ज्यादा रो रही थी क्योंकि उसे राजकुमार की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम राजकुमार को देखते हैं जो जिया की आवाज सुन मानो जैसे थोड़ा थोड़ा होश में आ रहा था। वो अपने हाथ जोड़ते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दो। कि तभी वहां से बहुत सारी दवाइयाँ और बहुत सारी चीजें मेडिकल की आ जाती हैं, लेकिन उन्हें ये सब इस्तेमाल करने नहीं आता था। वो लोग खुश हो जाते हैं लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है, जिसकी वजह से राजकुमार और सेनापति दोनों ही परेशान हो जाते हैं। कि तभी उसमें से एक किताब ही निकलती है जिसमें लिखा था कि ये दवाई किस तरह से लेनी है। कि तभी उसमें से एक तस्वीर भी निकलती है जिया की। और वहीं दूसरी तरफ जिया बर्तन की तरफ देखकर कहती है कि उसको दवाई मिल गई होगी, पता नहीं क्या हुआ होगा अब तक। और फिर वो अपने सामान को देखती है। वहीं दूसरी तरफ राजकुमार को भी वो फोटो मिल जाती है जिया की और वो जिया की तस्वीर को देखकर कहते हैं कि शायद यही है जो हमारी मदद कर रही है देवी। और फिर वो दवाइयों के बारे में पढ़ता है जिसमें लिखा था कि किस तरह से दवाइयाँ लेनी है और कौन सी दवाई कैसे लेनी है। और फिर सेनापति जी कहते हैं कि ठीक है, अब हम चलकर इन दवाइयों के बारे में अच्छे से करते हैं पता कि कैसे क्या करना है। और फिर राजकुमार सारी दवाइयों को देखकर फिर दवाई पीता है और फिर थोड़ी देर में उसकी हालत ठीक होने लगती है। वहीं सभी लोगों को भी दवाई दी जाती है। वहीं राजकुमार जिया की तस्वीर को देख रहा था और वहीं सोच रहा था कि अच्छा तो यही देवी है जो मुझसे बात कर रही थी। वही हम दूसरी तरफ देखते हैं एग्जीबिशन वाला दिन भी आ गया था जहाँ पर सभी लोग अपना एंटीफिक सामान लेकर आए हुए थे और सभी के पास कीमती से कीमती बर्तन और पॉट थे। वहीं जिया की आंटी की फैमिली भी आई थी और वो कहती है कि मेरे पास जो पॉट है उसकी बहुत अच्छी कीमत मिलेगी मुझे। और वहीं जिया भी अपना बैग लेकर आ जाती है जिसे देखकर जी आंटी उसका मजाक उड़ाती है कि तुम यहाँ क्या कर रही है और वैसे भी ये जगह तेरे जैसे के लिए नहीं है। और उस पर गुस्सा करती है तो जिया कहती है वो तो वक्त ही बताएगा कि ये जगह किसके लिए है। और फिर वो उसे इग्नोर करती है और जाने लगती है। लेकिन आंटी उसे जाने नहीं दे रही थी और उसे खरी खोटी सुना रही थी और कह रही थी कि तेरे लिए हमने इतना अच्छा ब्लाइंड डेट फिक्स किया था लेकिन तू तो एक नंबर की ऐशान फरामोश है। और फिर उसे धक्का मार देती है और वहीं जिया का बैग भी खुल जाता है जिसमें वो लोग सामान देखकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि कैसा तुम कूड़ा कबाड़ा उठाकर ले आई हो। और सभी लोग उस पर हंस रहे थे और फिर आंटी अपना पोर्ट दिखाते हुए कहती है कि ये बात बहुत कीमती है और इस
इसका आराम से 3 से 4 मिलियन मुझे मिल ही जाएगा। और फिर वो बास को एग्जामिनर को दे देती है और वो भी कहता है कि हाँ इसकी अच्छी कीमत मिलेगी। और फिर वो जिया के पास आकर कहती है कि मेरे सामान की तो कितनी अच्छी कीमत है और तेरे सामान की कुछ भी नहीं। और बाकी सब लोग भी अपने अपने सामान की तारीफ कर रहे थे। वहीं आंटी तो जिया को खरी खोटी सुनाने में लगी थी और तभी उनका बेटा भी कहता है कि ये लड़की किसी काम की नहीं है, इसने तो हमारी बात भी नहीं मानी, इसके हाथ से इतना अच्छा लड़का निकल गया। और फिर जिया गुस्से से कहती है कि मुझे आप लोगों की बकवास सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और फिर वो अपना बैग उठाकर एग्जामिनर के पास ले आती है और अपना सामान दिखाने लगती है। लेकिन वो एग्जामिनर उस सामान को देखकर ज्यादा उसकी वैल्यू नहीं पता कर पाता है और कहता है कि ये मुझे कुछ खास नहीं लगता। वहीं आंटी तो जिया का मजाक उड़ाने